हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड पैडागोजी के न्यू चैप्टर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है या इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है ना, वो हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट। हेरिडिटी डिटरमाइंस द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड while the environment influence the extent to which the potential is to be achieved। मतलब जो हेरिडिटी है ना, वो बच्चों की क्या बताती है, हमें पोटेंशियल लेवल के बारे में बताती है। वहीं इन्वायरमेंट उसी लेवल को ना क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। मतलब किस हद तक या किस हिसाब से बच्चा अपनी डेवलपमेंट में चेंजेस ला सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम हेरिडिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हेरिडिटी, जिसको नेचर भी बोला जाता है, वो क्या बोलता है, हेरिडिटी ना कवर करता है एंटायर फैक्टर्स को जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी बच्चे के अंदर, उसके जन्म से नहीं बल्कि वो 9 मंथ का कॉन्सेप्शन पीरियड जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है। हेरिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इनबोर्न ट्रेट्स, जैसे कि बच्चे की इंस्टिक्ट्स, उसके इमोशन, आईक्यू लेवल, रिफ्लेक्स एक्शन और फिजिकल ट्रेट। ये सारी की सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं, हमारी हेरिडिटी से। हेरिडिटी वो क्वालिटीज़ होती हैं जो बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिलती है, और ये कैसी होती हैं, ये ना फिक्स्ड क्वालिटीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट है, द ह्यूमन इंडिविजुअल इज द प्रोजेनी ऑफ 2 पेरेंट सेल, जिसमें से जो हमारा पहला होता है वो होता है मेल के स्पर्म, और दूसरा जो होता है वो होता है फीमेल एग। इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस पेरेंट सेल आर सर्टन हेयर लाइक सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। अब देखो, अब ये जो मेन सेल है इसके अंदर होगा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ना इस तरीके के कुछ धागे नुमा, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। अभी जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनका जो प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है, इस टू ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मटेरियल। मतलब जीन्स को ट्रांसफर करना, किससे, पेरेंट्स से जो न्यू बॉर्न बेबीज है ना उनके अंदर। अब हम बात करते हैं, द फर्टिलाइजर एग जो है इज नोन एज द जाइगोट, और इस जाइगोट के अंदर हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम बात करें इसके कितने पेयर्स होते हैं, तो इसके टोटल 23 जोड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, फर्टिलाइजर एग को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। इसके कितने जोड़े होते हैं, 23। इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, जिसके जो क्या होते हैं, सेम सेक्स वाले होते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। बोथ मेल एंड फीमेल्स कैरी 2 सेट्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर हम बात करें, जो मेल है उसके पास एक एक्स सेट होता है और एक वाई होता है, जिसमें दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्टिव। अगर हम बात करें फीमेल पेरेंट की, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं। मतलब जो फीमेल पेरेंट है वो सिर्फ बच्चों को क्या ट्रांसमिट कर सकती है, एक्स क्रोमोसोम्स। तो फीमेल पेरेंट या मदर कोई भी रोल प्ले नहीं करती बच्चों की सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। वो कौन प्ले करेगा, वो करेगा मेल पेरेंट। मेल पेरेंट कैसे करेगा, अगर मेल पेरेंट एक्स क्रोमोसोम्स देता है तो बेटी पैदा होगी, वहीं अगर मेल पेरेंट वाई क्रोमोसोम्स देता है तो बेटा पैदा होगा। मतलब अगर एक्स और एक्स है हमारे पास तो बेटी है, और एक्स और वाई क्रोमोसोम का सेट बनेगा तो वो क्या बनेगा, बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिकल और फैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। हम बात करते हैं सबसे पहले फैटर्नल ट्विंस की। फैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, डेवलप फ्रॉम दी 2 सेट्स ऑफ एग। मतलब जो फैटर्नल ट्विंस है ना, वो 2 एग से मिलके बनते हैं, और ये सेम सेक्स के भी हो सकते हैं या अलग अलग सेक्स के, मतलब डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं आइडेंटिकल ट्विंस की, आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग या एक स्पर्म से बनेंगे, और ये क्या होता है, इनका जो सेक्स होता है वो क्या होता है, सेम सेक्स होता है। बस आपको यही याद रखना है यहाँ पर कि फैटर्नल के अंदर
आपके पास कितने एक्स और कितने स्पर्म्स होते हैं, और आइडेंटिकल का सेक्स कैसा होता है, सेम होता है, मतलब या तो दोनों बहनें होंगी या दोनों भाई होंगे। वहीं पर फेटरलन के अंदर ऐसा हो सकता है दोनों सेम सेक्स के हों या फिर दोनों डिफरेंट सेक्स के हों, मतलब दोनों भाई बहन हो। डिफरेंट सेक्स वाले हमको केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है हेरिडिटी इज पासिंग वन ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब ये बार बार वर्ड आ रहा है ट्रेट के ना, हेरिडिटी के अंदर क्या होता है, ट्रेट ट्रांसफर होते हैं भैया, ट्रेट ट्रांसफर। ये ट्रेट है क्या, तो बच्चों ट्रेट्स होते हैं। ये ट्रेट्स के अंदर आता है हमारे आईज का कलर, हेयर का कलर, हमारी हाइट, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा फेशियल फीचर, हमारी स्किन का कलर। ये सारे फीचर्स हमको हमारे किससे मिलते हैं, मम्मी या पापा से मिलते हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो नया बच्चा पैदा हुआ है वो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता, बस ना सम होता है टोटल सराउंडिंग का, मतलब आपके आसपास की चारों तरफ जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं, इन्वायरमेंट। Environment is responsible for the growth and development of physical, mental and social trait। मतलब environment बहुत ही important रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में, जैसे कि वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो या फिर सोशल डेवलपमेंट हो। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट थ्रू द इन्वायरमेंट, मतलब बच्चे की डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट किस हिसाब से रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट कैन डेफिनेटली इम्प्रूव अपॉन द बिहेवियर ऑफ पर्सन, इंक्रीजिंग द इन्वायरमेंटल सिचुएशन, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। मतलब आपके आस उसकी सराउंडिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी डेवलपमेंट भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से और अच्छे से होगी। इवन दो दी हेरिडिटी रिमेन दी कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारी हेरिडिटी होती है वो कैसी होती है, हमारी फिक्स्ड, मतलब वो ट्रेट्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं वो ने हम पे क्या लगा देते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लिमिट। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये क्या करता है, हमारी ये जो फिक्स लिमिट होती है ना, इसको और इम्प्रूव करने में, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट या मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर की। नेचर के अंदर बेसिकली आपका जीन्स, आपकी हेरिडिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर हम फिजिकल चीज़ों की बातें करते हैं। इसके अंदर हम पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बच्चा कैसे दिखाई देता है, उसके बालों का कलर क्या है, उसकी आंखों का कलर क्या है, वो जो हेरिडिटी ट्रेट्स अभी हमने पिछले वाली स्लाइड्स में पढ़े हैं वही सारी चीज़ें। वहीं पर हम बात करें नर्चर की, नर्चर रिलेट करता है इन्वायरमेंट के साथ, मतलब ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल होता है, ये एक्सपीरियंसेस से आता है, ये सोशल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में मदद करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग, ये हमारा सराउंडिंग कल्चर होता है। अगर मैं बोलूँ हेरिडिटी किससे रिलेट, सॉरी नेचर किससे रिलेट करता है, हेरिडिटी से, और नर्चर किससे रिलेट करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की। सबसे पहली, नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हेल्प्स द टीचर टू नो द वेयरिंग ऑफ नीड्स एंड एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। अगर किसी भी टीचर को अच्छी नॉलेज होगी उसकी बच्चे की हेरिडिटी या उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, तो बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद कर पाएगा, उसकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा है इट हेल्प्स टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस। अगर टीचर को पता होगा उसके लिमिट्स के बारे में, तो वो अच्छे से उसको गाइड कर पाएगा टू हिज चिल्ड्रन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल एंड पर्सनल के अंदर। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द टीचर टू क्लासीफाइंग द स्टूडेंट एज गिफ्टेड, नॉर्मल और स्लो लर्नर। अब देखो हमने बताया था जो हेरिडिटी ट्रेट्स होता है ना वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जिसके अंदर ना इंटेलिजेंस भी आता है। मतलब अगर बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चा भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो गिफ्टेड चाइल्ड बच्चों कौन से चाइल्ड होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल ना बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। उसके बाद आपके एवरेज बच्चे आते हैं और वो बच्चे फिर नेक्स्ट होते हैं स्लो लर्नर, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं।
अरेंज डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर देम। अब इनकी कैटेगरीज के हिसाब से, मतलब अगर कोई बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई क्यू लेवल वाला है, तो उसके लिए वो बहुत टफ वर्कशीट बनाएंगे ताकि वो ना क्लास में अपने आप को बोर फील ना करे। अब बोर फील क्यों करता है गिफ्टेड चाइल्ड? क्योंकि ना वो नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो जो अपना स्टैंडर्ड लेवल है ना क्लास का वर्क, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से और ईजिली कंप्लीट कर लेता है। अगर वो अपना सारा काम ईजिली कंप्लीट कर लेगा तो उसको क्या होगा, फिर क्लास के अंदर बोरियत फील होगी। ठीक है, तो इसलिए जो टीचर्स हैं उनको और हायर क्वेश्चंस देते जाएंगे और एक्स्ट्रा वर्कशीट देंगे। नॉर्मल चिल्ड्रंस को आपका नॉर्मल क्लास का सिलेबस लाएंगे, वहीं पर जो स्लो लर्नर होंगे उनके लिए और ज़्यादा इजी कर देंगे चीज़ों को। मतलब उनको पहले बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रहना सिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनका एजुकेशन लेवल को वो हाई करते जाएंगे। नेक्स्ट है, इट हैव्स टू टीचर टू प्रोवाइड अ बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट इन दिस स्कूल। अभी देखो जो ऊपर वाला जो पॉइंट है कि ना हमने ना पहले क्लासीफाई कर लिया गिफ्टेड चाइल्ड, नॉर्मल चाइल्ड, स्लो लर्नर। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो अपनी वर्कशीट करने में बिजी होगा, नॉर्मल चाइल्ड अपना क्लास वर्क करने में बिजी रहेगा, और जो स्लो लर्नर है वो अपनी जो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है 8th क्लास के अंदर लेकिन उसको अभी भी प्लस माइनस करना सही से नहीं आता, तो टीचर फोकस करेगा उसको पहले वो सारी चीज़ों पर सिखाने में। तो इससे क्या हो पाएगा, एक बेटर लर्निंग हो पाएगी। तो बच्चों आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हमारे दी लर्निंग वर्स चैनल में सारे नोट्स प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज़ कमी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज़।